गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एरर्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि किसी भी क्वांटिटी में दो तरह के एरर हो सकते हैं, रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर को तो हम बहुत ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, बट रैंडम एरर को एलिमिनेट करना मुश्किल होता है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने एक मेथड किया था जिसमें हम एवरेज निकालते हैं और फिर हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला था, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था और हमने किसी क्वांटिटी को फाइनली जो लिखा था, सपोज आप कुछ नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ले रहे हो और फाइनली जो आप चीज़ को लिखते हो, किसी भी क्वांटिटी को लिखते हो, और लिखने का जो मेथड होता है वो होता है जैसे मान लीजिए मैं किसी लेंथ की बात करता हूँ। लेंथ इज़ इक्वल टू, जैसे मेरे पास है 13.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये हमने ऐसे लिखना सीखा था और मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है जिससे आपने मेजरमेंट ली है। ठीक है, जब भी आप कोई, मान लीजिए मैं कोई लेंथ मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, और लेंथ मेजर करने के बाद दो चीज़ें होती हैं। एक, जैसे ये तो मैं किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहा हूँ, सपोज मैं किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहा हूँ, इस चीज़ की मैंने लेंथ मेजर की तो ये आ गई 13.2 और साथ में मैं प्लस माइनस 0.1 लिखता हूँ। इसका मतलब है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं इसको मेजर कर रहा हूँ उसका लीस्ट काउंट ये है। लीस्ट काउंट है कि कम से कम इतना ये मेजर कर सकता है। दूसरी चीज़ जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी, जैसे हम किसी चीज़ की नंबर ऑफ मेजरमेंट्स लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किया करते हैं, तो फिर हम एक एन एवरेज लेते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी, मतलब जो नंबर टोटल हमने रीडिंग्स ली है सबकी एवरेज प्लस माइनस, फिर हम मीन एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ठीक है, ये तो हमने नंबर ऑफ रीडिंग्स लेने के बाद जो फाइनल उसकी रीडिंग लिखी वो ऐसे लिखी। ठीक है, ये फाइनल रीडिंग है। और ये है जो ये चीज़ है ये अलग है। इससे इसमें हम लिखते हैं कि मान लीजिए कि मैंने इसको मेजर किया किसी स्केल से ऐसे, तो मेजर करने के बाद इसकी लेंथ आ गई, जो वो आ गई 13.2, और ये जो स्केल कम से कम मेजर करता है, इसकी दो जो लाइंस हैं उसके बीच का अगर आप डिस्टेंस देखोगे, जैसे ये 5 और इसके साथ वाली लाइन, तो ये आपको 0.1 सेंटीमीटर मेजर करके देगी। 0.1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 mm मेजर करके देगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, इसमें जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो ये पढ़ा था। अब हम एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं, जो ये पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट, इसे लीस्ट काउंट बोलते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब है कि कम से कम क्या मेजर कर सकते हैं उससे। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अभी ये आ गया मेरे को समझ। ठीक है, ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। ठीक है, आगे मान लीजिए लेंथ हमने ऐसे मेजर कर ली और ब्रेड्थ किसी चीज़ की हम मेजर कर रहे हैं 6.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी दो चीज़ें हमने मेजर कर ली, लेंथ भी इसकी मेजर कर ली और ब्रेड्थ भी मेजर कर ली। सपोज मैं कोई क्वांटिटी फाइंड करना चाहता हूँ, कुछ क्वांटिटी का नाम है पी, तो पी क्वांटिटी है जो दैट इज एल प्लस बी है, मेरे को ये करना है। देखिए इसमें मेरा मेरा एरर है और इसमें भी एरर है, तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैं पी कैलकुलेट करता हूँ एल प्लस बी तो उसमें कितना एरर आता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पी प्लस डेल्टा पी आएगा, ठीक है, इसको भी तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना, मतलब ये जो इसमें एरर है उसके साथ लिखते हैं इसको। तो पहले हम एल प्लस बी करते हैं। एल प्लस बी आ गया 13.2 प्लस 6.7, तो कितना आ गया वो 19.9 आ गया, 19.9, तो आ गया 19.9। बट ये जो डेल्टा पी है, ये डेल्टा पी कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा पी कैलकुलेट करते हैं इसका एरर और इसका एरर ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके दोनों के एरर्स को ऐड कर देते हैं, तो वो आ गया 0.1 प्लस 0.1 दैट इज इक्स टू 0.2। तो जब भी हम सिंपली दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो उनके एरर्स ऐड हो जाते हैं। तो आ गया मेरे पास प्लस माइनस 0.2। इसका मतलब समझिए, ये जो क्वांटिटी है 13.2, इसका मतलब है कि मैं श्योर नहीं हूँ, ये 13.2 की जगह ये 13.1 भी हो सकता है और 13.3 भी हो सकता है।
ठीक है, इसका ये मतलब है कि भाई मैंने इसको मेजर किया है 13.2, बट ये मेरी गलती हो सकती है, इसमें इतना एरर हो सकता है 0.1 का, मतलब ये 13.1 से लेके 13.3 के बीच कुछ भी रीडिंग हो सकती है, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है कि ये 6.6 से लेके 6.8 तक ये रीडिंग हो सकती है। तो अगर मान लीजिए इसमें भी मैंने गलती की और इसमें भी गलती की, तो मैक्सिमम गलती मैं कितनी कर सकता हूँ? मान लीजिए कि ये मैंने 13.1 मेजर किया और ये 6.8 मेजर किया, तो टोटल गलती तो मैंने 0.2 की कर दी ना। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम एरर लिखते हैं, ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर बोलते हैं इसको, मैक्सिमम परमिसिबल परमिसिबल एरर। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आने लगेंगी, बट फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये याद समझिए कि जब भी दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो उनके एरर्स को आपको ऐड करना है सिंपली। ठीक है, तो ये आ गया। अब मान लीजिए मैं कोई क्वांटिटी Q मेजर कर रहा हूँ सच दैट L माइनस बी है वो। ठीक है, तो इसको भी हम Q प्लस माइनस डेल्टा Q की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले तो हम L माइनस बी कर लेते हैं, 13.2 माइनस 6.7, और इसको कैलकुलेट करने पे आपके पास आएगा 6.5। अब इसका जो डेल्टा Q है, मतलब जो एरर है, उसको क्या करेंगे? मान लीजिए कि मैंने इसमें भी गलती कर दी, इसमें भी गलती कर दी मेजर करने में, और जो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास क्वांटिटी आएगी, वो क्या होगी, उसमें एरर का क्या होगा? तो एरर उसमें भी जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें भी गलती की, इसमें भी गलती की, तो मेरी गलती बड़ी होगी ना 2 बार, तो एरर इसका जुड़ता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा एल कितना था? 0.1, और डेल्टा बी कितना था? 0.1, तो आया 0.2। तो जो मैं प्रॉपर आंसर लिखूंगा वो लिखूंगा 6.5 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, ये मेरा प्रॉपर आंसर आ गया। तो कहने की बात यह है कि चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो चाहे वो ऐड हो, ठीक है, एरर हमेशा जुड़ते हैं। ठीक है, आइदर एडिशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन एरर्स विल गेट एडेड। एरर हमेशा ऐड ही होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू लॉग एक्स या लॉग नेचुरल एक्स, कुछ भी लिखता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने लॉग एक्स लिख लिया, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? 1 बाई एक्स। तो डी वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं? डी एक्स बाई एक्स। ये चीज़ का हम प्रयोग करेंगे, ये चीज़ आगे आएगी। ठीक है, तो मतलब अगर मेरे को log x की डिफ्रेंसिएशन लिखनी है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब y की जगह dy लिखना हो तो log x की जगह dx बाई x लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं लिखूंगा, इस चीज़ को आपको समझना है जब मैं ये लिखूंगा। ठीक है, ठीक है भाई, हमने 2 रीडिंग्स ली थी और उसमें हमने ये चीज़ लिखी थी, लेंथ और ब्रेड्थ 2 क्वांटिटीज ली थी, हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मेरे को जब एरिया लिखूंगा तो एरिया ए प्लस डेल्टा ए की टर्म में मेरे को प्रॉपर लिख के देना है रीडिंग। ठीक है, तो पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया 13.2 मल्टीप्लाई बाई 6.7, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर आ जाएगा 88.4। अब हमें डेल्टा ए निकालना है। अब डेल्टा ए निकालना इतना आसान नहीं है जितना इस केस में निकाला था, तो मैं दोबारा से लिखता हूँ ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई बी। तो इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए ध्यान से। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो मेरे पास आ गया लॉग ए इज इक्वल टू लॉग एल प्लस एल मल्टीप्लाई बाई बी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग एल प्लस लॉग बी। अगर मान लीजिए मेरे पास लॉग एल प्लस लॉग बी है तो मैं इसको लॉग एल मल्टीप्लाई बाई लॉग बी भी लिख सकता हूँ। और अगर मेरे पास होता है लॉग एल अपॉन बी तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग एल माइनस लॉग बी।
ये भी हम यूज़ करेंगे। तो मैंने ऐसे लिख लिया, तो मेरे पास आ गया log a इज इक्व टू log l प्लस log b। अब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। डिफ्रेंशिएशन ऐसे, ये चीज़ लिख रहा हूँ मैं अब इसका ध्यान रखना। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बस सिंपली ऐसे लिख लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू ए डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, डी ए बाई ए। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे ये log x को x के साथ डिफ्रेंशिएट किया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई को। ऐसे ही मैं डी वाई को ये लिख रहा हूँ, मान लीजिए डी ए बाई ए। ऐसे ही डी एल बाई एल लिख लिया, प्लस डी बी बाई डी बी लिख लिया। तो यहाँ से लिखेंगे ये तीनों टर्म्स। अब डी ए क्या है? डी ए है मेरे पास वो छोटा सा एरर इन ए, तो जो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये डी ए अपॉन ए तो मेरे पास यहाँ से मैंने निकाल लिया था 88.4, तो ये मेरे पास आ गया 88.4, 88.4। और डीएल कितना है? डीएल है 0.1, जो लेंथ में एरर था, और जो ओरिजिनल लेंथ थी वो थी 13.2, प्लस डीबी कितना था? डीबी था 6.7, और बी कितना था? 0.1, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये डीबी था 0.1 और यहाँ था 6.7। ये डीबी का मतलब है एरर इन बी, मेजरिंग बी, ठीक है। तो अब डी ए निकालना मुश्किल नहीं है, हम इसका एलसीएम लेंगे और 88.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास डी ए आ जाएगा। तो डी ए आने के बाद मैं यहाँ पे जो प्रॉपर मेरी ये वैल्यू थी वो मैं लिख सकता हूँ। ऐसे डी ए निकालते हैं। आपको तो ये चीज़ याद रखनी है, ये तो सारा प्रोसीजर था कि यहाँ पे पहुँचे कैसे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, डी ए की वैल्यू है जो, वो डी ए की वैल्यू आ गई 1.99। तो जो मेरे पास एरिया आएगा वो आएगा ए प्लस डी ए प्लस माइनस डी ए, तो वो मैं लिखूंगा 88.4 प्लस माइनस 1.99। ये मेरे पास प्रॉपर एरिया आ गया, और इसकी यूनिट्स हैं जो भी सेंटीमीटर मीटर गिवन होगा वो हम लिख लेंगे साथ में, ठीक है। ऐसे ये तो आ गया, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, नहीं सॉरी रिलेटिव एरर, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। ये रिलेटिव एरर कहलाता है। आपको पूछा जा सकता है फाइंड द परसेंटेज एरर, ये तो रिलेटिव एरर आ गया, ऐसे निकालोगे, सिर्फ ये चीज़ निकालोगे डी ए पॉन ए, तो मेरे पास रिलेटिव एरर आ। आपसे मैं इसी में एज क्वेश्चन की तरह हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई फाइंड रिलेटिव एरर, फाइंड रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। तो मैं डी ए अपॉन ए की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से 0.1 डिवाइडेड बाई 13.2 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 6.7 करने, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो भी मेरे पास आंसर आता है वो रिलेटिव एरर आ गया। इसके बाद दूसरी चीज़ है, आपसे पूछ सकते हैं फाइंड परसेंटेज एरर, फाइंड परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है, डी ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100, और ऐसे ही 0.1 डिवाइडेड बाई 13.2 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 6.7 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। जो भी सॉल्व करने के बाद, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो मेरा परसेंटेज एरर आता है, और उसके साथ आप परसेंटेज लगा दोगे। बहुत आसान है, कोई ख़ास बात नहीं है। हमें एरिया निकालना आ गया। एरिया का प्रोसीजर ये है, ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और अगर आपको रिलेटिव एरर निकालना है तो सिंपली ऐसे कर देंगे, और अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अब डिवीज़न में भी हम चलते हैं, थोड़ा सा डिवीज़न वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखो, ये जो एरर वाला चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब इसके बाद जो आप 4 महीने पढ़ोगे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 लेक्चर हैं जो मैंने पढ़ाए हैं आपको, पिछला लेक्चर और ये लेक्चर। तो इसमें पक्का क्वेश्चन आता है, जेई में पक्का आता है, नीट में 101% क्वेश्चन आता है। जेई में भी 101% आएगा, नीट में भी 101%। तो होता कुछ नहीं है, होता बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है चीज़ों की, इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हम थोड़ा सा डिवीज़न की तरफ भी चलते हैं। मल्टी एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब हम डिवीज़न की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला आता है V इज़ इक्वल टू आई इंटू आर, और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो V अपॉन आई आ गया मेरे पास। अब मेरे को मान लीजिए
कि आपके पास वोल्ट मीटर है, उससे आपने रीडिंग ली तो वो आ गई 10 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। और ऐसे ही मैंने करंट निकाला, वो आ गया 5 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि जो मेरा वोल्ट मीटर है उसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 वोल्ट, और जो एमीटर था जिससे मैंने करंट मेजर किया वो था 0.2 एम्पियर। तो अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालनी है तो सबसे पहले तो हम ऐसे ही कर लेंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2 ओम। अब इसमें ये मेरे को ऐसे प्रॉपर वैल्यू चाहिए, प्लस माइनस डेल्टा आर। अब डेल्टा आर कैसे निकलेगा, तो इसी में हम कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो मेरे पास क्या आ गया, लॉग आर इज इक्वल टू लॉग वी माइनस लॉग आई। ठीक है, ये मैंने जो पहले आपको समझाया था कि अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो लॉग जब हम उनका लेते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो मेरे पास आया डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू डी वी अपॉन वी माइनस डी आई अपॉन आई। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ रख दूंगा अपनी सारी ये, बट इसमें अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये गलत आंसर आएगा। ठीक है, गलत क्यों आएगा, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि हम जब हम फाइंड करते हैं डेल्टा आर या डी आर, ये जो डी आर निकाल रहे हैं ना, डी आर का मतलब है मैक्सिमम परमिसिबल एरर। भी मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, इससे ज़्यादा एरर नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है वो निकालते हैं हम। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, इनको हमें ऐड ही करना है, बस ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, जो एरर होता है वो प्लस माइनस होता है ना, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। और आप ऐसे मानिए कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाली टर्म रखूंगा मैं तो ये प्लस हो जाएगा सिंपली। तो बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे भैया आपको एरर्स में सब्ट्रैक्शन नहीं करनी, प्लस करना है हमेशा। तो इसको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये सोचिए वाई एडिशन, एडिशन क्यों की, एडिशन इसलिए की क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को जो एरर है उसको ऐड करना है, मेरे को मैक्सिमम एरर चाहिए। यहाँ पे तो ये होगा कि इस एरर से ये एरर सब्ट्रैक्ट हो गया तो एरर छोटा आ गया, छोटा नहीं, मैक्सिमम एरर बताना है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो डी आर और आर की वैल्यू कितनी थी, 2 मैंने पहले निकाल ली थी। डी वी यहाँ पे 0.1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 5, इसको सॉल्व करने पे जो भी आंसर आता है मेरे पास डी आर की वो वैल्यू आ जाएगी। आप अपनी नोटबुक में जब इसको नोट करोगे तो उसके सोल्यूशन साथ साथ करते रहना, ठीक है। कि मैं कर दूं, चलो मैं कर देता हूँ 10, तो आ गया 0.1 प्लस ये इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0.4, तो आ गया 0.5 डिवाइडेड बाई 10। तो डी आर मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया 5/100 इंटू 2, तो 1/10, तो आ गया 0.1 ओम। तो जो मेरे पास प्रॉपर आर प्लस माइनस डेल्टा आर की वैल्यू आई वो आई 2 प्लस माइनस 0.1 ओम। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो ऐसे हम डिवीजन में भी कर लेते हैं। आपको तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये है वैसे ही जैसे मल्टीप्लिकेशन में था। अब पावर के साथ आ जाते हैं, पावर में भी एरर निकाल लेते हैं हम। जब पावर में चीज़ गिवन हो आपके पास, सपोज आपके पास क्वांटिटी है, सपोज k इज इक्वल टू एक्स पी वाई क्यू अपॉन जेड आर। तो आपको भी एरर फाइंड करना है k में, फाइंड एरर इन k, फाइंड एरर इन k, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो करना वैसा ही है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर मेरे पास है log x रेज टू पावर y, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y log x, याद होगा अगर आपको, ठीक है। अगर x की पावर y है तो मैं y को आगे लेके आ सकता हूँ, ऐसे दोनों तरफ मैं log लेता हूँ, log टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेते हैं। तो मेरे पास आ गया log k इज इक्वल टू p टाइम्स log x प्लस q टाइम्स log y। अब देखिए जो मैंने इससे पहले समझाया था कि यहाँ पे हमें प्लस क्यों करना है, ऑल्दो यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, बट ये क्योंकि हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर लेते हैं, या मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे माइनस लॉग
z और r आ जाएगा आगे इसकी पावर, ठीक है, ऐसे ले लिया हमने। पावर्स आगे आ गई, बाकी ये जो दो x और y मल्टीप्लाई हो रहे थे उनकी वजह से यहाँ पे प्लस आ गया, और जो z डिवाइड हो रहा था उसकी वजह से नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो बट हमें क्या करना है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर लेना है, तो इसको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने ऐसे किया। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अब समझो, हमने सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर क्यों किया था, क्योंकि अब हमारे पास टूल्स आ चुके हैं, हम उनको यूज़ कर रहे हैं जगह जगह। डिफरेंशिएशन भी हमने यहाँ पे यूज़ कर ली, ये लॉग भी यूज़ कर लिया, ऐसे ही हम सारे टूल्स को बार बार यूज़ करेंगे। इसीलिए सबसे पहले चैप्टर वो पढ़ाया जाता है, ना कि एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी के हिसाब से फिजिकल वर्ड चैप्टर नहीं पहले पढ़ाते, क्योंकि फिर एरर में प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, इसीलिए वो चैप्टर पहले पढ़ाया जाता है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो आ गया मेरे पास डी के बाई के इज इक्वल टू पी टाइम्स डी एक्स बाई एक्स प्लस क्यू टाइम्स डी वाई बाई वाई प्लस आर डी जेड बाई जेड, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में पी क्यू और आर की वैल्यू गिवन होगी, और आपको के की वैल्यू एक्स वाई और जेड की वैल्यू भी गिवन होगी, ठीक है। तो आप पहले यहाँ से के की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, फिर आप के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। पी की वैल्यू आपको पता है, डी एक्स की वैल्यू पता होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू आपके पास गिवन हो, सपोज पी की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 2 है, z और r की वैल्यू मान लीजिए आपको 3 दे दी गई, x की वैल्यू आपको गिवन होगी, जैसे मेरे पास है 5 प्लस माइनस 0.1, y की वैल्यू दे दी आपको 10 प्लस माइनस 0.2, z की वैल्यू आपको दे दी 8 प्लस माइनस या 10 प्लस माइनस 0.2, ऐसे 3 वैल्यूज दे दी। तो आप यहाँ पे पुट करके k आ जाएगा ना आपके पास, फिर यहाँ पे k को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास डी के आ जाएगा। ऐसे ये बहुत आसान होते हैं, कोई खास बात नहीं होती इसमें करने में, ठीक है। बट इसका क्वेश्चन पक्का आता है। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा एरर की, आप उसको सॉल्व कीजिए, आपको अच्छा लगेगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा एक चीज़ और कर लेते हैं। जितने भी प्रैक्टिकल हो सकते हैं उन सब पे ये एरर्स आता है। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है। दूसरी बात, जितने भी प्रोफेसर्स बैठे हैं जो फिजिक्स का पेपर बनाते हैं, वो उनकी लैब है, और लैब में एक्सपेरिमेंट है तो उनमें एरर है तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसीलिए इस पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड 2π√L/g, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो आपको बोला जाए फाइंड एरर इन जी, आपको जी में एरर पता करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो 2π इज इक्वल टू 4π² इंटू L/g। तो यहाँ से मैं g की वैल्यू लिख सकता हूँ ना, 4π² L/t²। तो अब मैं g की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो मेरे पास आ गया लॉग नेचुरल g, नेचुरल लॉग भी ले सकते हो, कोई खास बात नहीं है क्योंकि ये तो डिफ्रेंशिएट ही हो जाना है। तो लॉग नेचुरल 4π² प्लस लॉग नेचुरल L प्लस 2 टाइम्स लॉग नेचुरल t। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि ये मैंने प्लस क्यों लिया और 2 क्यों आगे आ गया, क्योंकि पावर होती है, जब मैं किसी चीज़ की पावर लेता हूँ तो वो आगे आ जाता है। अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसकी डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी। तो मेरे पास आया dg/g इज इक्वल टू 0 प्लस dl/l प्लस 2 टाइम्स dt/t। तो अब आपको ये सारा कुछ गिवन होगा, g की वैल्यू गिवन होगी, l की वैल्यू गिवन होगी, t की वैल्यू गिवन होगी, तो आपको dg निकाल लेना यहाँ से। पहले आप g यहाँ से निकाल लोगे, आपके पास ये l की वैल्यू गिवन होगी, t की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, क्वेश्चन में। तो आप g निकाल लोगे, जब g निकाल लिया तो वो g यहाँ पे पुट करोगे और dg निकाल लोगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई कीजिए। इसके बाद जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ये एरर है, ये खत्म हो गया एरर बस, ठीक है, इतना ही होता है इसमें। एडिशन और कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, आपको जस्ट वही ऑपरेशन करने आएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यहाँ पावर के साथ हो सकता है, तो पावर के साथ होता है तो पावर आगे आ जाती है, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे, तो उससे पहले हम कुछ और चीज़ें निपटा लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम करते हैं।
तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में ना मैं आपको एक चार्ट देता हूँ छोटा सा। आपने केमिस्ट्री में भी वैसे तो पढ़ा है, ठीक है, ये सारा कुछ, बट फिर भी मैं आपको एक छोटा सा एक चार्ट टाइप चीज़ दे दूंगा जिससे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, पहले इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसकी नॉलेज ले लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने वैसे केमिस्ट्री में पढ़ ली हैं, फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे मान लीजिए दो बच्चा रीडिंग लेता है इसकी, ये मेरे पास कार्ड है और इसकी हमें रीडिंग लेनी है, ये मेजरमेंट लेनी है इसकी लेंथ। तो एक बच्चा इसको लिखता है 6.7 सेंटीमीटर और एक बच्चा लिखता है 6.72 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है कि ये जिस बच्चे ने ये मेजर किया था, जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजरमेंट ली गई है, वो ज़्यादा एक्यूरेट है ऊपर वाली से, एक्यूरेट। तो जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा हैं उतनी वो एक्यूरेसी ज़्यादा है उस चीज़ की, ठीक है। तो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आती हैं, फिगर्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस, जिसमें हमें कॉन्फिडेंस होता है कि ये मेजरमेंट बिल्कुल सही है। ये जो ऊपर वाली टर्म है ये आपको बताती है 6.7 के बाद कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता, हो सकता है 1 हो 2 हो, हमने तो मेजर ही नहीं किया वहां तक। तो हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस दो फिगर्स में है, 6.7 मेरा बिल्कुल सही है, उसके बाद क्या है मुझे नहीं पता। इसमें बच्चा कहता है कि 6.7 के बाद 2 है, वो मेरे को पक्का पता है, 2 के बाद क्या है वो नहीं पता मेरे को, बट 6.7 वो मेरे को पक्का पता है। अब इस चीज़ को ना आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल में समझिए। दो बंदे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बताता हूँ। एक सब्जी वाला है, ठीक है, ये तो सब्जी वाला है, और ये है सोना बेचने वाला, सोनार, वो सोनार नहीं, मतलब सोना बेचने वाला, सोने वाला, सोने वाला वो नहीं जो सोता रहता है, मतलब जो सोना बेचता है, सोनार, ठीक है। सोनार वो डिवाइस भी नहीं समझ लेना, ठीक है, सुनहरा वो है ये सोने वाला। इसके पास जो वेइंग मशीन है वो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मेजर करती है। मान लीजिए आपने 2.5 किलो प्याज लिए, ठीक है, अनियंस, और आप कहते हो यार थोड़ा सा और डाल दो, 10 ग्राम धनिया डाल दो, तो वो 10 ग्राम ऐसे ही डाल देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, ठीक है। इसके पास जो वेइंग मशीन है वो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक देती है। क्योंकि अगर आप 2.5 केजी की जगह 2.55 केजी भी ले आओगे ना तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला प्याज में, ठीक है। आपने 2.5 किलो की जगह आपने 550 मतलब 50 ग्राम अगर आप प्याज ज़्यादा भी ले लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर सोने वाला है तो उसके पास अगर आप 10 ग्राम सोना लेते हो, 10.000 इतनी उसकी एक्यूरेसी होती है। क्योंकि अगर आप ऐसे बोलते हो कि भाई 10 ग्राम सोना और डाल दो, तो ऐसे तो नहीं डालेगा क्योंकि सोना महंगी चीज़ है। तो जितनी महंगी चीज़ है उतनी उसको मेजर करने वाली मशीन की एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 2 हैं, और इस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 5 हैं, ठीक है। इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्सेप्ट को लाया गया है। जैसे मान लीजिए अब 10.250 ग्राम सोना लिया आपने, तो वो मैटर करता है कि यहाँ पे 50 दे रहे हो कि 60 दे रहे हो, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। 5 के बाद क्या है सब्जी वाले को मैटर नहीं करता क्योंकि वो इतनी महंगी चीज़ नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे 10.25 की जगह 270 ले आओगे ना तो वो मैटर करेगा उसको, वो महंगी चीज़ है। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि हमें ये ज़रूरत क्यों है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ठीक है। इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये तो आगे इंपॉर्टेंस की बात। अब हम निकालते हैं इसको। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए मैं आपको एक छोटा सा चार्ट देता हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मदद करेगा वो ये चीज़। पहली बात इसके रूल्स हैं, जो रूल्स हैं वैसे ही हमें पढ़ने पड़ेंगे, मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता। तो पहली बात, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारी सिग्निफिकेंट है। जैसे मैं लिखता हूँ 122, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब ज़ीरोज़ की बात करते हैं। ज़ीरोज़ 3 तरह की होती हैं। एक को हम बोलते हैं लीडिंग ज़ीरोज़, जो आगे लगी होती हैं।
एक को हम बोलते हैं ट्रैप्ड ज़ीरोस, जो बीच में होती हैं किसी फिगर के, और एक होती है हमारे पास ट्रेलिंग ज़ीरोस, जो लास्ट में लगती हैं, ट्रेलिंग ज़ीरोस। अब जो मेरे पास लीडिंग ज़ीरोज़ हैं वो सारी की सारी नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट है। जैसे मेरे पास 0025, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो ज़ीरोज़ की महत्ता नहीं है। ट्रैप्ड ज़ीरोज़ होती हैं जो वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं, वो सारी की सारी कैसी होती हैं, सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 101, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और ट्रेलिंग ज़ीरो, ट्रेलिंग ज़ीरो भी 2 तरह की होती हैं फिर आगे जाके, एक डेसिमल के साथ और एक विदाउट डेसिमल, एक विद डेसिमल, एक विद डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। तो विद डेसिमल वाली ज़ीरोज़ सारी की सारी ट्रेलिंग में क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट। विद डेसिमल सिग्निफिकेंट और विदाउट डेसिमल नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 2.00, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अगर मेरे पास होता 200, तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। ये रूल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब और चीज़ समझाता हूँ मैं। मेरे पास है 2 और 2.0, इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में। ये इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 2 है। देखिए इसमें क्या अंतर है, ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिसने मेजर किया उसने मेरे को ये बता दिया कि ये 2 है। 2 पॉइंट समथिंग कुछ हो सकता है, बट मुझे नहीं पता, उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है क्या है, ठीक है। इसीलिए ये कम एक्यूरेट है। हो सकता है वो 2.1 हो सकता है 2.01 हो, हमें पता ही नहीं है इसके बारे में। बट यहाँ पे ये जो बंदा है ना जिसने ये मेजर किया और उसकी इंस्ट्रूमेंट ने ये बताया कि 2 के बाद 0 है पक्का, 1 नहीं है यहाँ पे, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। मतलब इसमें 2 पॉइंट समथिंग कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता, इसमें वो पक्का कहता है कि 2.0 ही है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट आपने मेजरमेंट की ना, इसीलिए ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, और बताता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास है 1 लाख, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 10⁵, और इस केस में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। आप कैसे भी एक टर्म को, जैसे मेरे पास है ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर कहीं आपको लिखा ऐसे मिल जाए 1.0 × 10⁵, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 1.00 × 10⁵, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये जो ज़ीरोज़ हैं इनका कोई रोल नहीं होता इसमें, ठीक है। रोल होता है सिर्फ आगे वाले अक्षर का। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ से डिफाइन होती हैं। होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालनी समझ आई होंगी, और ये चार्ट याद रखोगे तो बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे, ठीक है। आगे चलते हम राउंड ऑफ की तरफ। राउंड ऑफ भी करना आता है आपको, ठीक है। तो राउंड ऑफ में हमारे पास जो रूल्स होते हैं वो ये है कि अगर मेरे पास है 15.728, तो मेरे को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको रिड्यूस करना है। तो देखिए मेरे को 28 को ड्रॉप करना है, तो 28 मान लीजिए जो है वो, वैसे तो सही रूल तो ये होता है कि आप पहले 8 को ड्रॉप कीजिए फिर 2 को ड्रॉप कीजिए, बट अगर आप एक साथ देखना चाहते हो तो ऐसे देखिए कि 100 है जो मेरा नंबर, उसमें से अगर कोई अक्षर 50 से कम है तो वह सेम रह जाएगा। इस केस में जैसे आप सिंपली देखिए 2 है, 2 5 से कम है ना, तो मैं 7 को एज इट इज़ रख दूंगा, तो मेरे पास आ गया 15.7। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 15.7, 8 को ड्रॉप करेंगे पहले, तो 2 का क्या आ जाएगा 3, आपने पढ़ा है ना। अगर 5 से ज़्यादा हो वैल्यू तो हम एक बढ़ा देते हैं, और अगर 5 से कम हो वैल्यू, 5 से कम हो तो सेम रहता है, ठीक है। तो ये जो 8 है, 8 को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, तो 2 की वैल्यू है जो वो 1 बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस अक्षर को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ वो 5 से बड़ा है, तो ये 7.3 आ जाएगा। अब मैं अगर 3 को ड्रॉप करूँगा तो ये 5 से छोटा है, तो 15.7 आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। और इसको अगर आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से, ये तो आ गया मतलब स्टेप बाय स्टेप करके, और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो इस वैल्यू को देखिए। ये जो लास्ट अक्षर आप 2 ड्रॉप कर रहे हो, ये अगर 50 से कम है तो सेम वैल्यू रह जाएगी। अगर ये 50 से ज़्यादा होते तो
ये वैल्यू बढ़ जाती है 15.768। तो ये जो 68 है वो 50 से ज़्यादा है ना, तो आ जाएगा 15.8 ऐसे। और देखिए मैं और समझाता हूँ आपको। अगर मेरे पास है 15.7621, तो मेरे को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको रिड्यूस करना है, तो मतलब ये रखना है, 3 ड्रॉप करने हैं। तो ये देखिए, ये 600, अब ये 1000 पे चले जाएगी। ये 500 से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 15.8। ठीक है, तो सिंपल, अगर आपको ऐसे समझ आता है तो ऐसे कर लीजिए, अगर एक एक डिजिट ड्रॉप करके आपको करना है तो एक एक डिजिट ड्रॉप करके कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखना है आपको, जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो, अगर उसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो एक बढ़ जाता है, अगर 5 से कम है तो सेम रहता है। बट अगर इफ़ एग्जैक्टली 5 हो, तो अगर एग्जैक्टली 5 वैल्यू हो तो क्या करेंगे? जैसे मेरे पास है 15.7500, तो आपको याद रखना है कि आपको जो मेरी डिजिट है या जो मेरी वैल्यू है उसको हमेशा इवन बना के रखना है, इवन। तो इसको अगर मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना चाहता हूँ तो ये आ जाएगा 15.8, क्योंकि 15.7 तो ऑड हो गया ना, तो ये इवन रखना है। 500 एग्जैक्ट आ गया, तो 500 को मैं ड्रॉप करूंगा तो 15.7 की जगह 15.8 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास होता 15.6500, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मेरे को रखना है, तो 500 को मैं ड्रॉप करूंगा तो मेरे को इवन बना के रखना है, तो 15.6 ही वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, अगर आप किसी डिजिट को ड्रॉप कर रहे हो, उससे पहले वाली डिजिट को, अगर वो जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो वो 5 से बड़ी है, तो उससे पहले वाली डिजिट 1 बढ़ जाती है। अगर वो 5 से कम है तो वो सेम रहती है। अगर एग्जैक्ट 5 है तो मेरे को इवन रखना है, अगर तो वो डिजिट इवन है तो इवन ही रहेगी, अगर ऑड होगी तो उसको एक बढ़ा के आप इवन कर दोगे। तो ये सिंपल सा रूल है राउंड ऑफ का। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर भी हमें समझ आ गया, राउंड ऑफ भी समझ आ गया। ठीक है, तो इसमें और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, जैसे मान लीजिए जब मैं प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें लेनी है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक जेई ने पूछा हुआ क्वेश्चन ही आपको बताता हूँ। ये 2003 में क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में, कि ए की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो बोला गया है फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये है, तो बच्चा सोचता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 1.728 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब ये ऑप्शन में आंसर था, बट रूल नहीं कहता। रूल कहता है कि जब आप किसी चीज़ को प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करते हो तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। तो जब आपने वॉल्यूम निकाली थी तो आपने किया था 1.2 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय 1.2 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय 1.2 इंटू 10⁻⁻²। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी थी? 2। तो आपको 2 डिजिट में ये आंसर रखना था। तो इसमें ये ऑप्शन भी अवेलेबल था। जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था उसने ये टिक कर दिया, तो ये गलत हो गया। सही आंसर इसका क्या है? 1.2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेनी है। 28 को ड्रॉप कर रहा हूँ तो 1.7 ही रह जाएगा, क्योंकि ये 50 से कम है, या 2 को ले लो, ये 5 से कम है, इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये करेक्ट आंसर था उसका। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट का, सॉरी डिवाइड लिखना था, प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई तो एक ही होता है। डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हो तो सेम लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लेनी है आपको। जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो, सब्ट्रैक्शन, तो आपको लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला आंसर लेना है। डेसिमल प्लेसेस ध्यान रखना है, ये यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं, यहाँ पे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ 1.75 2.3 तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ गया 5, 7 3 10, 7 + 3 10, और यहाँ पे आ गया 4। तो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कितनी थी? 1। तो आपको जो मेरी फिगर है उसको, ये जो आंसर है इसको रिड्यूस करके एक डेसिमल प्लेस पे ले जाना है।
तो 5 है, 5 को ड्रॉप करूँगा तो 4.0 आंसर आ जाएगा, मेरा सही आंसर ये है। ठीक है, जैसे मैं 2.583 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1.27, ये सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैं 3 में से 0 हो गया 3, 1, 3 और 1, तो मेरे पास लीस्ट डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, तो मेरे को लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ तक आंसर रखना है, तो 3 को ड्रॉप करना है, तो राउंड ऑफ करना आना चाहिए, तो ये 3 5 से कम है, तो 1.31 आंसर आ गया आपका सही। यही है इसमें रूल्स। ठीक है, बहुत आसान है, कोई खास बड़ी बात नहीं है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। उससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए कि रेजिस्टेंस लगी हुई है R1 इज इक्व टू 2 प्लस माइनस 0.1 ओम, और R2 है जो वो है मेरे पास 4 प्लस माइनस 0.2 ओम। तो आपको ये बताना है एरर इन R। पहला केस है जब इन सीरीज़ की बात कर रहे हैं, सीरीज़ में लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस R होती है R1 प्लस R2, सिंपली हम ऐड कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 2 6, और एरर को हम सिंपली ऐड कर रहे हैं तो R प्लस माइनस डेल्टा R कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6 प्लस माइनस ये 0.3 ओम। तो ये तो बहुत आसान है सीरीज़ में। अब मेरे को करना है पैरेलल में। सेकंड केस एरर निकालना है R में जब ये दोनों पैरेलल में लगे, इन पैरेलल। तो मुझे पता है 1/r इज इक्व टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ठीक है, तो इसकी मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ 1/2 प्लस 1/4, तो ये मेरे पास आ गया 3/4। ठीक है, तो मेरे पास r की वैल्यू कितनी आई, r की वैल्यू आई 4/3 ओम। ठीक है, अब इस पे हम लॉग ले लेते हैं। अब ये तो r की वैल्यू आ गई ना, डेल्टा r निकालने के लिए कैसे करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इसी फॉर्मूले पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो मेरे पास आ गया लॉग r 1/r लॉग 1/r1 प्लस लॉग 1/r2। तो इसको मैं लिख दूंगा लॉग r रेज टू पावर -1, ऐसे लिख सकते हो ना 1/r को, ऐसे ही लॉग r1 रेज टू पावर -1 प्लस लॉग r2 रेज टू पावर -1। तो जब ऐसे पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है, तो -1 माइनस लॉग r इज इक्व टू माइनस लॉग r1 माइनस लॉग r2, ये आ गया। नेगेटिव नेगेटिव इसकी -1 आपका आगे आ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव तो दोनों तरफ से हट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, लॉग r इज इक्व टू लॉग r1 प्लस लॉग r2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो आ गया dr अपॉन r इज इक्व टू dr1 अपॉन r1 प्लस dr2 अपॉन r2। आपको तो ये याद रखना है कि कैसे करना है। ठीक है, ये कैसे बना फॉर्मूला ये मैंने आपको बताया। अब dr हमें निकालना है, r की वैल्यू मेरे पास है 4/3, तो मतलब इसको 3/4 लिख लेता हूँ मैं। dr1 की वैल्यू कितनी थी, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 4। अब सिंपली क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो dr की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो dr की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम लूँगा तो 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई तो 0.4, और ये 4/3 इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/3, तो ऐसे ये मर गए, तो आ गया 0.4 डिवाइडेड बाई 3, मेरे पास dr की वैल्यू आ गई। इसमें 3 चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे, dr की वैल्यू पूछ ली, ठीक है, अभी dr की वैल्यू निकाल ली, ये जो मेरे पास r प्लस डेल्टा r आ जाएगा वो आ जाएगा 4/3 प्लस माइनस 0.4/3, तो ये मेरे पास प्रॉपर वैल्यू आ गई। आपसे रिलेटिव एरर पूछ सकते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर पूछेंगे तो आपको dr अपॉन r की वैल्यू बतानी है, दैट विल बी ये 0.4 डिवाइडेड बाई 4। इन दोनों को सॉल्व करने पे जो आपके पास वैल्यू आएगी 0.4 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 1/10। ये तीसरी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, ये दूसरा लिख लेते हैं, एक ये चीज़ पूछ सकते हैं, एक रिलेटिव एरर पूछ सकते हैं, एक परसेंटेज एरर पूछ सकते हैं। तो परसेंटेज एरर निकालना भी कोई खास बात नहीं है, ये आएगा dr/r इंटू 100, तो यहाँ से तो हमने निकाल ही लिया था 1/10 इंटू 100, तो आ गया मेरे पास 10%। ठीक है, तो 10% एरर आ गया। तो ऐसे ये हम निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया, इसकी मैं असाइनमेंट दे दूंगा और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है काइनेमेटिक्स। वहाँ से हमारी फिज़िक्स स्टार्ट होगी और वो फिज़िक्स की बैकबोन बनती जाएगी। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में दो चीज़ें रह गई हैं, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। वो जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो आपको सामने वो इंस्ट्रूमेंट रख के मैं दिखाऊंगा। वो छोटी सी चीज़ें हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है, और वो मैं आपको वहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।